वेलकम टू द एग्जाम नोट्स लैब। आईपीसी की धारा 124 ए। ये धारा राजद्रोह से संबंधित है। इसमें कहा गया है जो कोई भी बोले गए या लिखित शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष पैदा करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, इसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जाएगा। अभिव्यक्ति असंतोष में विश्वासघात और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना कानूनी तरीकों से उनमें परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं बनती हैं। घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं बनती हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जो कोई भी सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करेगा, उसे राजद्रोह कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। कानून के तहत सजा 3 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक होती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। उन्हें अपने पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजद्रोह कानून 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पेश किया गया था, जब कानून निर्माताओं का मानना था कि सरकार के बारे में केवल अच्छी राय ही प्रसारित होनी चाहिए और बुरी राय सरकार और राजशाही के लिए हानिकारक थी। इसका मसौदा 1837 में थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा तैयार किया गया था। धारा 124 ए को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत संशोधन के रूप में शामिल किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में राजद्रोह की इस धारा को उत्तेजक असंतोष शीर्षक से लागू किया था। इस अनुभाग को पहली बार 1863 और 1870 के बीच वहाबी गतिविधि की वृद्धि से निपटने के लिए शामिल किया गया था। जोगेंद्र चंद्र बोस जैसे शुरुआती भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की आलोचना करने के लिए एक लेख लिखने के लिए 1891 में राजद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा। 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी केसरी में लेख लिखने के कारण देशद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रसिद्ध मामला महात्मा गांधी 1922 का राजद्रोह का मुकदमा था। महात्मा गांधी को उनके अखबार यंग इंडिया में उनके लेखों के लिए 6 साल की जेल हुई थी। आजादी के बाद 1948 में संविधान सभा में बहस के बाद देशद्रोह शब्द को संविधान से हटा दिया गया। संविधान सभा में के मुंशी ने देशद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया, जिसे भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधार के रूप में संविधान के मसौदे में शामिल किया गया था। फिर संविधान से देशद्रोह शब्द हटा दिया गया। बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य मामला 1950 और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामला 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक कानून जो भाषण को इस आधार पर प्रतिबंधित करता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। न्यायालय के इस निर्णय ने प्रथम संविधान संशोधन को प्रेरित किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संविधान में पहला संशोधन लाया और अनुच्छेद 19(2) अधिनियमित किया, जो राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। उचित प्रतिबंध। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामला। केदारनाथ पर बेगूसराय में अपनी रैली के दौरान एक देशद्रोही भाषण के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए मुक्त भाषण पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में नोट किया। इन अपराधों से निपटने के दौरान कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंसा के कृत्यों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा किए बिना सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, चाहे कितने भी कड़े शब्दों में क्यों न हो, दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित नहीं करेगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार धारा 124 ए को आपराधिक अपराध बनाया। नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, जो 1974 में लागू हुई और 1898 के औपनिवेशिक युग की आपराधिक प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया, ने राजद्रोह को एक जानने योग्य अपराध बना दिया। अलावी बनाम केरल राज्य मामला 1982। अदालत ने माना कि नारेबाजी,
संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना देशद्रोह नहीं है। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक सार्वजनिक अव्यवस्था न हो, केवल नारे लगाने पर धारा 124A के तहत सजा नहीं दी जा सकती। राजद्रोह कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ये कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण रखता है। ये निर्वाचित सरकार की स्थिरता में मदद करता है, जिसे अन्यथा अवैध और हिंसक तरीकों का उपयोग करके उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जा सकता है। ये न्यायालय की अवमानना के समान है।